आज इस मराठवाड़ा, उत्तर कर्नाटक और पश्चिम महाराष्ट्र के संघ एम्बस के अधिवेशन में उपस्थित संघ के ऑर्गेनाइजर्स, कैडर्स और विशेषता यहाँ भिक्खु संघ भी है, तो वंदनीय भिक्खु संघ को भी मैं वंदन करता हूँ। संघ के ऑर्गेनाइजर्स, कैडर्स वैसे ही मंगल चिंतक पूरे मराठवाड़ा से, पश्चिम महाराष्ट्र के कुछ जिलों से और कर्नाटक से विशेषता यहाँ पर आए हैं। मैं समझता हूँ कि अधिवेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2012 से 2017 तक अभी हम जिस फेज में चल रहे हैं राष्ट्रीय प्लान के तहत, जो प्लान नेशनल प्लान टू सक्सीड इन अम्बेडकरिज्म हमने बनाया, जो बाबा साहब अम्बेडकर के तमाम राइटिंग एंड स्पीचेस, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, कॉन्स्टिट्यूशन कमिटीज, जो पीरियोडिकल्स है और उसके साथ जो बायोग्राफीज को लेकर जो एक बहुत बड़ा प्लान जो है, जो जिसे हम नेशनल प्लान टू सक्सीड इन अम्बेडकरिज्म कहते हैं, जिसे हम मूवमेंट का संविधान कहते हैं, वो जो हमने बनाया। और उसके तहत 2007 में 14 अप्रैल 2007 को इसका डिक्लेरेशन हुआ और 14 अप्रैल 2007 को संघ एम्बस की निर्मित हुई। 14 अप्रैल 2012 को पहला फेज समाप्त हुआ और 14 अप्रैल 2012 से आगे ये दूसरे चरण में, दूसरे फेज में हम लोग चल रहे हैं। और इस लिहाज से जो दूसरे फेज के टारगेट्स हैं और दूसरे फेज के आगे जो तीसरी फेज की सफलताएं हैं, तो उस दिशा में जिस तरह की तैयारी की जरूरत संघ एम्बस को करना है, उसके ऑर्गेनाइजर्स और कैडर्स को करना है, उसकी जो तमाम विंग्स, जो भी हमने 15 विंग्स जो बना ली है, उसकी जो तैयारियां हैं, मैं समझता हूं कि ये एक बड़ा महत्वपूर्ण इशू है जिसके ऊपर हमको गंभीरता से जो है वो ध्यान देना होगा और उस तरह से तैयारी करनी होगी। लेकिन इसके पहले कि मैं संगठन की तैयारी के ऊपर कुछ कहूँ, ऑर्गेनाइजेशन के तैयारी के ऊपर कुछ कहूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इधर जो 5-6 विषय आप लोगों ने इधर रखे हुए हैं, उसके संदर्भ में, ओवरऑल अम्बेडकरिज्म के संदर्भ में और भारत को प्रबुद्ध भारत बनाने की दिशा में और उसके आगे जाकर प्रबुद्ध विश्व की दिशा कैसे हम लोग निर्माण कर सकते हैं, तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर में मुझे यहाँ विवेचन करना जरूरी लगता है। साथियों, मैं बार बार इस बात को बोलते आया हूँ, किस बात को बोलते आया हूँ, बार बार इस बात को बोलते आया हूँ कि देश और दुनिया में सबसे बड़ा रेवोल्यूशन अगर कहीं आया है, दुनिया में सबसे बड़ा कहीं रेवोल्यूशन आया हो, तो वो रशिया या चाइना में नहीं, वो फ्रांस में नहीं, वो ब्रिटेन में नहीं, वो अमेरिका में नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति जो है वो भारत में आई और वो क्रांति केवल 36 सालों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लाई। एक बड़ी महान बात है जिसको हमें समझने की जरूरत है। और केवल 36 ईयर्स में ये क्रांति भारत में आई, क्योंकि भारत के अंदर की जो गुलामी थी, यूरोप में जो गुलामी थी, अमेरिका में जो गुलामी थी, वो केवल आर्थिक गुलामी थी और केवल रंग के आधार पर वंश की गुलामी थी। पर भारत में जो जाति व्यवस्था से जो गुलामी थी, वो जाति व्यवस्था की गुलामी जो धर्म ने निर्माण किया, जो धर्म ने इस देश के अंदर में वर्ण और जाति को निर्माण किया, जिस ऋग्वेद ने जब नाग असुर सिंधु सभ्यता को डिस्ट्रॉय किया गया आर्यन इन्वेशन के बाद। अब ये भागवत कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है। मैं उनसे पूछ रहा हूं कि हिंदू कहाँ है? सिंधु में हिंदू कहाँ है, ये मैं पूछ रहा हूं। ये भारत जो है वो सिंधुस्तान था। ये हिंदुस्तान कहाँ से हो गया, कब से हो गया? 1901 के सेंसस के पहले मुझे भागवत या आरएसएस के लोग उठाकर दिखाए कि भारत के अंदर कौन हिंदू था। ये बात ओपनली जो है मैं आरएसएस से और भागवत से कह रहा हूँ। 10,000 साल पहले इस देश की नाग असुर सिंधु सभ्यता बनाने वाले ये हम लोग हैं। इस देश के नागवंशी लोग, इस देश के असुर लोग, इस देश के मूल निवासी जो आज इस देश के दलित है, आदिवासी है, भटके विमुक्त है, ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग है, और इस देश में जो धर्मांतरित हुए इसमें से वो लोग इस देश में 10,000 साल पहले नाग असुर सिंधु सभ्यता बनाने वाले हम लोग। अभी भारत के अंदर में हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे आणि अण्णा हजारे लगेच बोलले की आम्ही स्मार्ट विलेज बनवू। तर मी हजारेंना म्हटलो आणि मोदींना सुद्धा म्हणतो
की जर तुम्हाला स्मार्ट विलेज बनवायचं असेल तर अस्पृश्यतेला जे आहे त्याचं निर्मूलन करा, आणि जर स्मार्ट सिटी बनवायची असेल तर तिथून जी विषमता आलेली आहे त्याला जे आहे ते नाहीसं करा. तेव्हा जाऊन भारतामध्ये स्मार्ट सिटी आणि स्मार्ट विलेज होणार. पण भारतामध्येच नव्हे तर पूर्ण सभ्यतामध्ये, मग ती मेसोपोटेमियाची सभ्यता असो, इजिप्तची सभ्यता असो, किंवा आस्टेक सिव्हिलायझेशन असो, इन्का सिव्हिलायझेशन असो, विश्वामध्ये जेवढे सभ्यता झाले की नंतर चायनीज सिव्हिलायझेशन असो, विश्वामध्ये पहिली स्मार्ट सिटी बनवणारे ह्या देशाचे नाग आणि असुर लोक आहेत. ते आम्ही लोक आहोत ज्यांनी विश्वातील पहिली स्मार्ट सिटी मोहनजोदारो आणि हरप्पाची बनवलेली होती. We are the first people of the world who developed the urban culture, who developed irrigation, who developed dams, who developed agriculture, who developed trade, who developed navigation. We are the first people to segregate the state from the religion. म्हणजे ज्याला आपण नाग असुर सिंधू सभ्यता म्हणतो, तिथे दैव किंवा आत्मा किंवा पुरोहित वर्ग असा नव्हता. नेचरला मानणारा तिथे रिलीजियस सिस्टम होतं. तिथे काही गॉड किंवा सोल अशी किंवा पुरोहित सारखी काही व्यवस्था नव्हती. भारतामध्ये भारत आणि पाकिस्तान जो पोर्शन आहे त्या पोर्शन पासून इराण पर्यंतच्या बॉर्डर पर्यंत आणि मेसोपोटेमिया ज्याला आपण इराक म्हणतो, सिरिया म्हणतो, तिथपर्यंत हे सिव्हिलायझेशनचे कल्चरल इंटरॅक्शन्स होते. आणि ह्या सिव्हिलायझेशनवर, नाग असुर सिंधू सभ्यतेवर आर्यन्स लोकांनी जेव्हा अटॅक केलं, आजपासून 3500 वर्षापूर्वी जवळपास आर्यन कल्चरचं इन्व्हेशन झालं. ईरान से लोग भाग के आए, भगोड़े लोग हैं, इनको ईरान से उद्ध्वस्त किया गया, वहां से भाग के आए. they came in the search of a land, आणि ते लोक इथे आलेत आणि त्यांचा आमच्या बरोबर संघर्ष झाला. या हिस्ट्रीमध्ये मी जास्त जाणार नाही, पण महत्त्वपूर्ण बाबी सांगणं गरजेचं आहे. ह्या हिस्ट्रीमध्ये 10,000 वर्षापूर्वी आमचा जो किंग होता तो वरुण होता, त्याचं नाव वरुण होता. आणि आर्याचा जो लीडर होता, कमांडर इन चीफ, त्याचं नाव आर्यन होता, त्याचं नाव इंद्र होतं. इंद्र आणि वरुण ह्या दोघा लोकांच्या कॉन्फ्लिक्टमध्ये विष्णू त्यांचा इंटेलेक्च्युअल म्हणजे इंटेलिजन्स एजन्सीचा चीफ होता. 3 वेळा 4 वेळा नागांबरोबर, असुरांबरोबर आर्यांचं युद्ध झालं आणि 4 बार, 3 बार, 5 बार वो युद्ध में हारे. इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ, ये ब्राह्मणिकल लोगों से कहता हूँ और अपने लोगों से कहता हूँ, इन लोगों से, सब आरएसएस, बीएचपी, हिंदू परिषद के लोगों से कहता हूँ और हमारे लोगों से भी कहता हूँ कि ये लोग हमको डिफीट नहीं कर सकते. याद रखो, ये देश की हिस्ट्री है, कहती है कि हमको डिफीट नहीं कर सकते. टेम्पररी हो सकता है, 50 साल 100 साल के लिए कोई चेंज आ जाए. भारत की हिस्ट्री ये कहती है कि जब जब आर्यन कल्चर ने नागवंशियों के कल्चर के साथ, असुरों के कल्चर के साथ में, यानी यहाँ की जो श्रमण बौद्ध संस्कृति है उसके साथ जब जब डायरेक्ट फाइट की, आर्यन कल्चर इस देश में डिफीट हुआ है. ये बुद्ध के समय में भी जो है वो प्रूव हुआ, और उसके पहले जो है वो नाग असुर सिंधु सभ्यता में भी प्रूव हुआ. 10,000 साल पहले ये जो कल्चरल फाइट थी, इस कल्चरल फाइट में 4 बार 5 बार आर्यन कल्चर हमसे हारा. उसके बाद विष्णु इंद्र के पास गए और विष्णु ने कहा कि आप इनको डायरेक्टली नहीं हरा सकते. क्यों नहीं हरा सकते? क्योंकि इनकी सेना राक्षस को आज जैसे दिखाते वो राक्षस नहीं. राक्षस वॉज द नेम ऑफ द आर्मी ऑफ द नागास. जे नागाची आर्य होती त्यांचा आर्मीचं नाव राक्षस होतं. आणि विष्णू हे म्हणाले की तुम्ही यांना डायरेक्टली फाईट नाही करू शकत, कारण दे आर अ व्हेरी ऑर्गनाइज्ड आर्मी. ते फार ऑर्गनाइज्ड आर्मी आहे, ते फार इंटेलेक्च्युअल आर्मी आहे आणि तुम्ही त्यांना डायरेक्ट डिफीट करू शकत नाही. म्हणून विष्णूने इंटेलिजन्स एजन्सीज, ज्याला आपण म्हणतो, जसं आज रॉ सारख्या एजन्सीज आहेत, आयबी सारख्या एजन्सीज आहेत, तसं आर्यनच्या एजन्सीज मधनं हे माहिती काढलं की हा सिव्हिलायझेशनचा, सभ्यतेचा स्ट्रॉंग पॉइंट काय आहे. तर स्ट्रॉंग पॉइंट आमच्या सभ्यतेचा होता डॅम्स. जे डॅम्स आहेत, जे इरिगेशन डॅम्स आहेत, त्याच्यावर आमच्या स्मार्ट सिटीज बेस्ड होत्या, कारण त्याच्यामधून शहराला पाणी यायचं आणि इरिगेशनसाठी पाणी जायचं. विष्णूने ते सिक्रेट माहिती करून घेतलं आणि मग आर्यन लोकांनी हे डिसाईड केलं की डॅम्सला तोडणं गरजेचं आहे, आणि जेव्हा डॅम्सला तोडू तर पाणी शहरामध्ये फ्लड होईल. आणि अशा प्रकारे मोहनजोदारो
हरप्पा, धोलविरा, लोथल, मेहरगर, चुनंदारो ह्याच्यासारख्या ज्या मोहमहान नागसूर सिंधू सभ्यता होती, जे मेसोपोटेमिया आणि इजिप्तच्या बरोबरची सभ्यता होती, त्याच्यापेक्षा जास्त डेव्हलप्ड आणि कल्चर होती, त्या नागसूर सिंधू सभ्यतेला ह्या आर्यन कल्चरने छल कपटने जे आहे ते डिफीट केलं. म्हणून मी कधी कधी म्हणतोय की लड़ाई में कभी भी ब्राह्मणी के लोगों को सीने से लड़ाई लड़ना, पीठ नहीं देना. सीने पे अगर लड़ाई होगी तो ये हमको जीत नहीं सकते, लेकिन पीठ दोगे तो रामदास आठवले और बाकी लोगों के तरह जो है आपको धोखा होगा. तो लड़ाई का पहला सिद्धांत बता रहा हूं कि 10,000 साल पहले ही हमसे नहीं जीते, बुद्ध के समय में ही हमसे नहीं जीते. और बाबा साहब अम्बेडकर का हिस्ट्री कहता है कि देश और दुनिया में इससे बड़ा महान रेवोल्यूशन कहीं पर नहीं आया जो बाबा साहब ने केवल 36 इयर्स में लाया. व्हेरी इंपॉर्टंट पॉइंट. आणि म्हणून जेव्हा आपण चळवळीविषयी बोलतो, जेव्हा आपण आंबेडकराइट रेव्होल्यूशन विषयी बोलतो किंवा आंबेडकरिझम विषयी बोलतो, तर 2-4 महत्वाच्या गोष्टी आहेत ज्याच्याकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे. तुम्हाला अर्थातच आंबेडकरिझम आता समजवलं असेल. आंबेडकरिझम इट इज अ युनिव्हर्सल आयडिओलॉजी. विश्वाचे जेवढे प्रॉब्लेम्स आहेत, विश्वाचे जेवढे दुःख आहेत, त्याच्या निराकरणाचा मार्ग, त्याच्या निराकरणाची विचारधारा हे आंबेडकरवाद होय. व्हेरी सिग्निफिकंट आस्पेक्ट, प्लीज अंडरस्टँड. आंबेडकरिझम इज अ युनिव्हर्सल आयडिओलॉजी. जेव्हा मी याला युनिव्हर्सल आयडिओलॉजी म्हणतोय, याचा अर्थ असा की भारत आणि विश्वाचे जेवढे दुःख आहे, जेवढे प्रॉब्लेम्स आहेत, त्या दुःखांना, त्या प्रॉब्लेम्सला संपवण्याचा जो मार्ग आहे आणि मानव जीवनाला सुखी करण्याचा मार्ग जो आहे, विश्वाला सुखी करण्याचा जो मार्ग आहे, जो विचार आहे, तो आंबेडकरवाद आहे. व्हेरी इम्पॉर्टंट, वी हॅव टू अंडरस्टँड दिस. तुम्हाला एक फॉर्म्युला मी डेव्हलप केलं, ते फॉर्म्युला मी तुम्हाला खूप पाठ झालेला असेल. व्हॉट इज आंबेडकरिझम? आंबेडकरिझम इज इक्वल टू इक्वॅलिटी प्लस लिबर्टी प्लस फ्रॅटर्निटी प्लस जस्टिस प्लस धम्मा इज इक्वल टू यू आंबेडकरिझम. समता अधिक स्वतंत्रता अधिक बंधुता अधिक न्याय अधिक धम्म म्हणजे आंबेडकरवाद होय. हे 2 महत्वपूर्ण बाबी ज्या आहेत आपल्याला समजणं गरजेचं आहे. आता ह्या गोष्टी जेव्हा आपण लक्षात घेतो आणि त्याच्याबरोबर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जो 36 वर्षाचा सर्वात हिस्टॉरिकल, विश्वातील सर्वात हिस्टॉरिकल जो रेव्होल्यूशन आहे, त्याला जेव्हा आपण लक्षात घेतो तर 3 बाबी आपल्याला महत्वपूर्ण आहेत ज्याच्याकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे. मी तुम्हाला जास्त एक्सप्लेनिंग करणार नाही, थोडं इंटेलेक्च्युअल लेवलवर बोलणार आहोत, कारण मी हे प्रिझ्युम करून चालतोय की इथे ऑर्गनायझर्स, कॅडर्स आणि हितचिंतक, मंगल चिंतक आहेत आणि वी आर सिटिंग हिअर टू मेक आंबेडकरिझम सक्सेसफुल, नॉट टू अंडरस्टँड आंबेडकरिझम. आंबेडकरिझम ऑलरेडी आपण अंडरस्टँड केलेलं आहे आणि ट्रेनिंग आणि कॅडरमधनं केलेलं आहे, लिटरेचरमधनं केलेलं आहे. मी कंटिन्युअस फेसबुकवर लिहितोय, अँबस प्रबुद्ध भारतच्या फेसबुकवर आणि APIच्या फेसबुकवर लिहितोय आणि दररोज 10 लाख लोकांपर्यंत आंबेडकरिझमचे विचार जे आहेत आज चाललेले आहेत. ही सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत आपण करतोय. म्हणून आंबेडकरिझमला जेवढं अंडरस्टँड करायचं आहे तेवढं अंडरस्टँड फार शॉर्टमध्ये आपण करू. हे 2 बाबी आपल्याला लक्षात ठेवायच्या आहेत की आंबेडकरिझम इज अ युनिव्हर्सल आयडिओलॉजी, आंबेडकरिझम इज इक्वल टू ह्युमॅनिझम इज इक्वल टू धम्मा, आंबेडकरिझम इज इक्वल टू इक्वालिटी प्लस लिबर्टी प्लस फ्रॅटर्निटी प्लस जस्टिस प्लस धम्मा. ह्या 3 गोष्टी आपण लक्षात ठेवू. 5 लक्ष्य आपल्याला आंबेडकरवादाचे माहिती असायला पाहिजे. काय 5 लक्ष्य आहेत आंबेडकरवादाचे? 1 लक्ष्य आहे, पहिला लक्ष्य आहे आणि 5ही लक्ष्य इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे 1 2 3 4 5 सांगताय म्हणून असं नाही की पहिला महत्वपूर्ण आहे शेवटचा नाही किंवा मधला नाही. 5ही इक्वली इम्पॉर्टंट आहे. काय 5 लक्ष्य आहेत आंबेडकरिझमचे? पहिला लक्ष्य काय लक्ष्य आहे की जर समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रॅटर्निटी, जस्टिस जर याला आपल्याला अर्थपूर्ण बनवायचं असेल, मिनिंगफुल बनवायचं असेल, रिअल बनवायचं असेल तर कॉन्स्टिट्यूशनल राईट्स आणि सेफगार्ड्स असायला पाहिजे. फार महत्वपूर्ण बाब आहे आणि बुद्धिस्ट इंडियाच्या डिस्ट्रक्शन मधून सुद्धा हे आपल्याला शिकणं गरजेचं आहे. का शिकणं गरजेचं आहे की बुद्धिस्ट कल्चर, बुद्धिस्ट इंडिया जो होता, भारतामध्ये 4 इंडिया झाले.
कोणते 4 इंडिया झाले? एक इंडिया, नाग असुर इंडिया, नाग असुर इंडिया, नाग सिंधू इंडिया हा पहिला इंडिया आहे, जिथून भारताची सुरुवात होते. हे ब्राह्मणिकल लोग कहते, हिंदुत्ववादी लोग कहते, वैदिक लोग कहते कि वेद अनादि है. हम कहां से पैदा हुए? हम कहां से पैदा हुए? शूद्र कहां से पैदा हुआ? टेढ़ी माड़ी साड़ी कुठून पैदा झाला? क्या बोलता है कुरुक्षेत्र ब्राह्मण कहां से पैदा हुआ? पांव के तलवे से. पांव से नहीं, कहां से पैदा हुआ? पांव के तलवे से. ऋग्वेद कहता है, ऋग्वेद का पुरुषोक्त ब्राह्मण जो 10वां मंडल है उसमें ये थ्योरी सबसे पहले रखी. और ये जो नाग असुरों को हराया उसी को धर्म बनाया उन्होंने, वही वैदिक धर्म है. वैदिक धर्म और दूसरा तीसरा कुछ नहीं. इसलिए ऋग्वेदों को आप उठा के देखो, आधे से ज्यादा आपको क्या मिलेगा? ऋग्वेद के अंदर आधे से ज्यादा आपको मिलेगा कि हवन पूजन कैसा करना चाहिए ताकि हमको संपत्ति मिले, और आधे से ज्यादा ये मिलेगा, और आधे से ज्यादा आपको दास दस्युओं को गालियां मिलेगी. जो आर्यन और नागों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसी को उन्होंने धर्म बनाया. इस बात को समझने की जरूरत है. इसलिए वैदिक धर्म मूलतः जो है वो विषमता का धर्म है. इस बात को हमको धर्म समझने की जरूरत है. ये ब्राह्मणिकल लोग कहते हैं कि हम यहां से पैदा हुए. कहां से पैदा हुए? कहां से पैदा हुए भूल गए क्या आप लोग? नहीं, वो मुंह से पैदा हुए. तो मैं बोला यार कोई डॉक्टर को अगर मैं बोलूं ये फिजियोलॉजी है कि बच्चा कहां से पैदा होता है, ब्रह्मा का मुंह से अगर आप पैदा हुए, तो मैं फिजियोलॉजी का लैंग्वेज में ब्रह्मा के मुंह को क्या कहूं अभी आप बताइए. व्हेरी डिसेंटली, आई एम नॉट गोइंग टू द डिग्निटी. म्हणजे फिजियोलॉजी मेडिकल सायन्सच्या डेफिनेशन अनुसार मी ब्रह्माच्या तोंडाला काय म्हणू बोलणार नाही, कारण डिसेंसी ठेवायची. आणि मी त्यांना बोलो यार तुम अगर वहां से पैदा हुए तो वहीं जाओ, यहाँ क्यों रहते हो इंडिया में? और अगर आप वहां नहीं जा सकते तो कम से कम हम इतना काम तो करेंगे. याद रख लो, हिंदू राष्ट्र की बात करना नहीं. भारत कभी ना हिंदू राष्ट्र था, ना कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा. भारत अगर कुछ था तो प्रबुद्ध राष्ट्र था, और प्रबुद्ध राष्ट्र ही बनेगा. और अब देश में एक ही जन आंदोलन है. क्या जन आंदोलन है? भारत को बोधमय बनाना, यही जन आंदोलन है. इस बात को आप जान लो, भारत को बोधमय बनाना यही जन आंदोलन है. भारत के संविधान को लागू करना यही जन आंदोलन है. बाकी कोई जन आंदोलन नहीं. इसलिए बाकी जो कोई जन आंदोलन होंगे वो क्या आंदोलन है वो उनका जाने. लेकिन इस देश में अगर अम्बेडकर रेवोल्यूशन लाना है तो भारत को बोधमय बनाने का समय आ गया है. और मुझे खुशी है इस बात की कि उड़ीसा में पहला कन्वर्शन कराया, छत्तीसगढ़ में कराया. अभी छत्तीसगढ़ में जहां 40 मुसलमानों को ऐसा कहते हैं कि हिंदू धर्म में लाया, उसी 10 दिन के अंदर अम्बस प्रबुद्ध भारत संघ ने 5000 लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी. लेकिन ब्राह्मण लोगों ने उसको नहीं. और 3 बड़ी धम्म दीक्षाएं इस साल में है. अभी मई महीने में एक धम्म दीक्षा करा रहे जहां बद्रीनाथ केदारनाथ के उत्तराखंड में, बद्रीनाथ केदारनाथ के उत्तराखंड में मई महीने में बुद्धं शरणं गच्छामि का घोष गूंजने वाला है. उसका डिक्लेरेशन है. उसके बाद उस उत्तर प्रदेश आर्य व्रत जिसको कहा उसको मैं अम्बेडकर व्रत कह रहा हूं. ये तुम्हारा आर्य व्रत नहीं, ये हमारा अम्बेडकर व्रत है. उस उत्तर प्रदेश में अक्टूबर में धम्म दीक्षा करा रहे हैं. ये दूसरा डिक्लेरेशन आपको दे रहा है. तालियां कम बज रही है. तीसरा धम्म दीक्षा नारायण गुरु के भूमि में, अय्यंगारी के भूमि में, जिस केरला में मार्क्सिस्ट लोगों ने अपना होम बनाया, जिस केरला से शंकराचार्य ने बुद्धिज्म के खिलाफ प्रतिक्रांति की, उस केरला में बुद्धिज्म जो है वो संगठन में. और आपकी ताली बचा के रखो क्योंकि चौथा कन्वर्शन ऊपरे जी महाराष्ट्र में करने वाला. तो इसलिए जो है एक ही जन आंदोलन है देश के अंदर. अभी अगर कोई कहेगा ये हिंदू राष्ट्र है तो ये हिंदू राष्ट्र हम बनने नहीं देंगे. भारत कभी न हिंदू राष्ट्र था न कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा. अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहोगे तो हम बुद्धिस्ट राष्ट्र भारत को बनाएंगे. इस बात को आप जानेंगे. तो इसलिए भागवत जी आप ये मत सोचो, वार्निंग दे रहा हूँ, टेलीविजन ऐसे नहीं लगा है कैमरा. विजय मानकर जो बोलता है ऐसे नहीं बोलता है, फुल कैमरे में बोलता है. और ये कैमरा ऐसे नहीं लगाया. अब ये इंटरनेट पे जाके जो है वो अपलोड होगा. और आरएसएस के लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ कि प्रतिक्रांति की कोशिश मत करो. अरे बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो ये इंडिया यूनाइट नहीं होता. अगर आपके बस की बात नहीं थी, अखंड भारत का सपना सावरकर और गोलवलकर ने देखा या गोडसे ने देखा होगा, तो आप गीता को पढ़ाने की बात करते. गांधी को गोडसे ने मारा गीता की वजह से.
बात ध्यान में रखो, गांधी को गोडसे ने मारा गीता की वजह से, क्योंकि गीता के अंदर कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि लड़ाई ये पवित्र है, केवल मारो कर्म करो सोचो मत। केवल मारो कर्म करो सोचो मत, ये गीता में जो है कृष्ण ने अर्जुन को पढ़ाया। अब ये कृष्ण कैसे थे, अपने थे नहीं थे दूसरा सब्जेक्ट है, वो यादवों के थे नहीं थे, वो मैं यूपी में बोलूंगा यादव लोगों के साथ, क्योंकि मुलायम सिंह के साथ दोस्ती कर रहा हूँ अभी मैं यूपी के, तो यादव लोगों को भी बुद्धिज्म में लाना वाला, और यादवों को जब बुद्धिज्म में लाऊंगा तो कृष्ण का तुर्रा उतार के लाने वाला। तो ये जो सारी की सारी बातें हैं, तो इस बात को हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। पहला लक्ष्य बाबा साहब के मूवमेंट का ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है, और बुद्धिस्ट इंडिया के डाउनफॉल से अगर कुछ एक बात सीखनी है तो इस बात को सीखना जरूरी है। किस बात को सीखना जरूरी है कि भगवान बुद्ध के धम्म क्रांति के बाद, जो धम्म क्रांति के बाद इस देश के शूद्र यानी मौर्य, शाक्य, सैनिक, कुशवाहा, ये जो इस देश के ओबीसी कम्युनिटीज आज हम कहते हैं, वो नागवंशी थे, और इंडिया में पहली बार सही मायने में जो है प्रजासत्ता जिसको हम कहते हैं पीपल्स रूल आया, बड़े पैमाने पर सम्राट अशोका और मौर्यन किंगडम आया। और मौर्यन किंगडम की जो विस्तार है, भारत में सबसे बड़ा अगर कोई किंगडम था, टेरिटरी थी अफगानिस्तान तक, साउथ इंडिया तक, तो वो समुद्रगुप्त के पीरियड में नहीं थी, वो अशोका के पीरियड में थी। अशोका के पीरियड में भारत में सबसे ज्यादा जमीन थी, समुद्रगुप्त के पीरियड में नहीं थी। लेकिन हम सब जानते हैं कि भरतरथ मौर्य के साथ प्रतिक्रांति थी। पर दो बातें सीखना जरूरी है। क्या सीखना जरूरी है? बाबा साहब अंबेडकर ने रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया के अंदर लिखा, वॉल्यूम नंबर 3 में आप रेफर कर सकते हैं, कि भरतरथ मौर्य के खिलाफ पुष्यमित्र सिंह ने प्रतिक्रांति की। लेकिन प्रतिक्रांति वो क्यों कर पाया, ये बात पर मैं बहुत खोजते रहा। और जब मैं इस बात को काफी खोजते रहा कि वाई पुष्यमित्र सिंह वाज सक्सेसफुल इन डूइंग द काउंटर रेवोल्यूशन, तब मुझे दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण ध्यान में आई। कौन सी दो बातें महत्वपूर्ण ध्यान में आई? एक बात जो महत्वपूर्ण ध्यान में आई कि भरतरथ मौर्य की वीकनेस थी। क्या वीकनेस थी भरतरथ मौर्य की? भरतरथ मौर्य सम्राट अशोका ने 5वें शिलालेख जिस बात को लिखा, किस बात को लिखा? इस बात को लिखा कि अगर हमें लगता है कि हमारा रूल, हमारा जो शासन है वो लंबे अरसे तक चले, तो हमें क्या करना चाहिए। अशोका 5वें शिलालेख में लिखते हैं, तो अशोका ये कहते हैं कि अगर हमें लंबे समय तक अपने शासन को चलाना है तो उसको हमने धम्म नीति, जिसको लोक धम्म नीति कहते हैं, उसके आधार पे गवर्नेंस करना चाहिए। दैट वाज द मैसेज ऑफ अशोका। ग्रंथ है, इस बात को मैं कह रहा हूं, बड़े जवाबदारी से इस बात को कह रहा हूं। दुनिया के जीवन सिद्धांत, जीवन मूल्य और जीवन की व्यवस्थाओं पे अगर आज दुनिया में सबसे बड़ा कोई धार्मिक ग्रंथ होगा तो वो बाइबल नहीं, क्षमा कीजिए मुझे, और दूसरे नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा, और गीता को तो बिल्कुल मत बोलो उसको। जो कृष्ण कहता है, जो अर्जुन कहता है कि महिलाएं दुराचारी होती है, परिवार बिगड़ते हैं, और कृष्ण चुप रहा, तो अरे तू कसला ईश्वर रे बाबा। जो महिलांना चाल चलावतो अर्जुन की महिला दुराचारी असतात, त्यांच्यामुळे परिवार बिघडतं, मी काय करू सांगा? कृष्ण चुप राहतो, म्हणजे गीता महिलांचा अपमान करते। गीता कहती है कि लड़ाई करो, कौन मरता नहीं मरता इसको मत देखो, कोई ह्यूमन राइट्स को फॉलो मत करो, ही गीता पढ़ाती है। आणि ईश्वरच म्हणतो, अरे मैंने वर्ण को निर्माण किया, मैंने निर्माण किया, और अगर आप धर्म को फॉलो नहीं करोगे, यानी वर्ण और जाति को फॉलो नहीं करोगे, तो मेरे कितने भी प्रिय शिष्य हो, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, ये गीता कहती है। यानी जो गीता महिलाओं को दुराचारी कहती है, जो गीता जाति और वर्ण को जो है वो बनाती है और उसको मेंटेन करना चाहती है, जो गीता वॉर को जो है वो सैक्रेड ड्यूटी मानती है, वो गीता महान कैसे हो सकती है? ये प्रश्न जो ओपनली मैं पूछा हूं, सुषमा स्वराज को एक आर्टिकल लिख के भेजा है, अभी तक आंसर नहीं दिया उसने। एक बहुजन विजन ने इंग्लिश में आर्टिकल लिखा, कारण बाई तू मिनिस्टर झाली, ठीक आहे, तुझ्या मंत्रालयाचा ऑर्डर चांगला असेल तर फॉलो करणार, पण कृपया म्हणून तू मिनिस्टर झाली म्हणून तू आम्हाला धर्म शिकवू शकत नाही, कारण तुझी जी आहे ती स्कॉलरशिप नाही, स्कॉलर वुमनशिप नाही, आणि तुझी ती अथॉरिटी नाही। गीतावर एक खूप डिटेल आर्टिकल लिहिलं, मी बहुजन विजन मध्ये पाठवलं, कुणी उत्तर दिलं नाही आतापर्यंत।
और इसलिए मैं कहता हूं कि ये तुम हिंदू संस्कृति की बात मत करो। हिंदू संस्कृति बौद्धिक दिवालियापन है तुम्हारा, बौद्धिक दिवालियापन है। जिस ब्राह्मणी संस्कृति को, वैदिक संस्कृति को आप कहते हो कि हमारी महान है और हमने बनाया पहला प्लेन, अरे बनाओ तो आप प्लेन और उड़ा के दिखाओ उनको भी, बनाओ प्लेन उड़ा के दिखाओ, होता है क्या? तो ये सारी फ्रॉड जो बातें हैं वो इंडिया के अंदर में करने से कुछ नहीं होगा। भारत के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये पहला मेजर अचीवमेंट है। दूसरा, एनालिसिस ऑफ कास्ट, कि भारत के अंदर से जाति पाति का बिजनेस करना है। आणि बाबासाहेब आंबेडकरांनी जेव्हा एनालिसिस ऑफ कास्टवर लिखाण केलं तेव्हा बाबासाहेब आंबेडकर वॉज व्हेरी व्हेरी क्लियर. व्हॉट ही वॉज क्लियर अबाउट? that caste is a notion, it is a state of mind. जाती जी आहे ती एक धारणा आहे, ती मनाची एक स्थिती आहे. आणि जातीचं ओरिजिन कोणी केलं? धर्माने, वेदांनी, शास्त्रांनी जातीचं ओरिजिन केलं. आणि म्हणून गांधीजी बरोबर डिबेट झालं. बाबासाहेब आंबेडकरांचं जेव्हा एनालिसिस ऑफ कास्ट लिहिलं बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1936 मध्ये, तेव्हा गांधींबरोबर डिबेट झाला बाबासाहेब आंबेडकरांचं. आणि गांधी मुळात मानायलाच तयार नाही की जाती आणि वर्ण आमच्या धर्मशास्त्रांनी निर्माण केले. आणि गांधीजी म्हणाले कि अगर कोई प्रूफ करके देगा कि धर्म ने, हमारे हिंदू शास्त्रों ने वर्ण और जाति को बनाया है, तो फिर मैं हिंदू करके नहीं मरूंगा. ये गांधी जी का डिक्लेरेशन था, गांधी जी का डिक्लेरेशन था. ओबामा जी आए, गांधी जी का नाम लिया, बाकी सब ठीक बोले, कुछ गलती कर दी ओबामा ने. और कल जो है 30 जनवरी जो है गांधी जी का जो है वो क्या था, बर्थडे नहीं यार, बोल रहे हैं वो जो भी है यार, आप उस दिन उनको मारा. गोडसे ने गांधी को मारा गीता के वजह से, और गीता के वजह से गांधी को मारा, और गांधी की जो है वो डेथ हुई. तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको गलत बोला था कि भाई ऐसा किसी को फिजिकली मारना ठीक नहीं है, हम इसके फेवर में नहीं है. लेकिन बाद में मिसेस अम्बेडकर को जो सेकंड लेटर लिखा, उन्होंने कहा अच्छा हो गया गांधी मर गया. क्यों अच्छा हो गया गांधी मर गया? मारने का तरीका गलत था, लेकिन गांधी मर गया ये इसलिए अच्छा हुआ क्योंकि अब देश को महात्माओं से मुक्ति होगी. पर महात्मा गए, अब ये मॉडर्न है आसाराम. कोण आले? रामदेव बाबा. अरे कुठून नमुने आणले रे बाबा तुम्ही. तो जे काही असो, पण गांधी के विचार से इस देश का कल्याण नहीं हो सकता. इसलिए मैंने कभी कभी कहा था कि वो गोडसे ने गांधी को ठीक से मारा नहीं है. मैंने कहा ऐसा, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा उसको ठीक से नहीं मारा, क्योंकि गांधी को फिजिकली मारा लेकिन उसकी विचार अभी तक मरे नहीं है. तो इसलिए हम गांधी जी को कब्र से फिर जिंदा करेंगे और फिर गांधी जी को जो है वो मारेंगे, यानी गांधी जी का थॉट्स को मारेंगे. लेकिन मैं आज ये कह रहा हूँ कि हमको गांधी के विचारों को तो इस देश में किल करना है, साथ में गोडसे के और सावरकर के और गोलवलकर के विचारों को भी इस देश से किल करना है. तो 30 जनवरी को अगर संकल्प लेना है तो दोनों संकल्प लेना है कि गांधी के भी विचार को हम मारेंगे और साथ में गोडसे के भी विचार को मारेंगे, तब जाके प्रबुद्ध राष्ट्र निर्माण होगा इस देश के अंदर में. तो एनालिसिस ऑफ कास्ट बाबासाहेब आंबेडकर प्रूव्ह केलं, तिलकला कोट केलं, पी.व्ही. कामेंना कोट केलं, आणि बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रूव्ह केलं की जातीची उत्पत्ती धर्माने केलेली आहे, हिंदू धर्मशास्त्रांनी केलेली आहे. पण गांधीजी डिड नॉट कन्वर्टेड टू एनी अदर रिलीजन. वाय? आणि गांधीजी म्हणायचे मैं अगले जन्म में भंगी बनूंगा. अरे कहा रे बाबा, इस जन्म में क्यों नहीं बनता? कारण गांधी को मालूम था कि अगला जन्म नहीं है और अगले जन्म नहीं है, और अगला जन्म का मतलब जब तक ये भारत रहेगा तब तक अस्पृश्यों में क्या रहना चाहिए? अस्पृश्य रहना चाहिए. जो गांधी अस्पृश्यता और वर्ण को, जाति को सपोर्ट करते हैं, जो गांधी ऐसे धर्म को सपोर्ट करते हैं जो इंसान को इंसान नहीं मानता, वो गांधी राष्ट्र का पिता नहीं हो सकता. अगर संवैधानिक और लोकतांत्रिक भारत के कोई राष्ट्रपिता है तो वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इस राष्ट्रपिता है. तो एनालिसिस ऑफ कास्ट करना पड़ेगा, और एनालिसिस ऑफ कास्ट के लिए बाबा साहब अम्बेडकर की जो थ्योरीज है, 3 वेज है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नोशनल चेंज थ्योरी, स्ट्रक्चरल चेंज थ्योरी, गुण भेद डिस्ट्रक्शन. सबसे इंपॉर्टेंट नोशनल चेंज, मानसिक परिवर्तन. लोग कहते हैं वैचारिक परिवर्तन लाएंगे, वैचारिक परिवर्तन लाओ अच्छा है,
पर वैचारिक परिवर्तन से ज्यादा मानसिक परिवर्तन और आचार परिवर्तन की जरूरत है। अगर वैचारिक परिवर्तन होगा लेकिन मानसिक परिवर्तन नहीं होगा, यानी जो धर्म आपको पढ़ाता है कि आप जाति को फॉलो करो, वर्ण को फॉलो करो, अस्पृश्यता को फॉलो करो, अगर वो धारणा, वो नोशन को आप चेंज नहीं करोगे, उसके आधार पे आचरण अगर चेंज नहीं करोगे, तो भारत के अंदर में नया लोकतांत्रिक समाज, मानवतावादी आदर्श समाज नहीं बन सकता। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने क्लियरली कहा है कि अगर एनालिसिस ऑफ कास्ट करना है तो इंटरकास्ट मैरिज वो उसका सोल्यूशन नहीं। इंटरकास्ट मैरिज करो, उससे कास्ट डाइल्यूट होगी, लेकिन कास्ट को अगर एनिलेट करना है तो आपको कन्वर्शन करना पड़ेगा और बुद्धिज्म लेना पड़ेगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर का क्लियर व्यू था, पहली बात। दूसरा, कास्ट के अंदर जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है, क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस है? शिक्षा, शासन, संपत्ती। शिक्षा, शासन आणि संपत्तीमध्ये जी तफावत आहे, बॅकवर्ड्स आणि फॉरवर्ड्स मध्ये खूप तफावत आहे। मला वाटतं कुणीतरी स्टॅटिस्टिक्स सांगितलं, माझ्याजवळ तर एवढं स्टॅटिस्टिक्स आहे। आता परवा एक रिपोर्ट पब्लिश झाली, इनइक्वालिटी इन साउथ एशिया बाय वर्ल्ड बँक। इनइक्वालिटी इन साउथ एशिया, वर्ल्ड बँक हे प्रूव्ह करून राहिलेली आहे की भारतामध्ये जी इनइक्वालिटी आहे ती कास्टच्या आधारावर आहे। म्हणजे जेवढं जेवढं तुम्ही कास्ट मध्ये डाऊन आहात तेवढे तेवढे तुमच्याजवळ शिक्षा, शासन आणि संपत्तीपासून तुम्ही दूर आहात। ह्या देशामध्ये जातीच्या आधारावर इनइक्वालिटी आहे। वर्ल्ड बँकची लेटेस्ट रिपोर्ट आणि 2006 ची रिपोर्ट बनली। ह्या देशामध्ये आता UN सेक्रेटरी जनरल आले व्हायब्रंट गुजरात समिट मध्ये, बाकी मून, आणि ते व्हायब्रंट गुजरात समिट मध्ये ओपनली म्हणाले की भारतामध्ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आहे। सेक्रेटरी जनरल ऑफ युनायटेड नेशन्स हा सेड सो, आणि म्हणून भारताला इन्क्लुसिव्ह डेव्हलपमेंट मॉडेल अडॉप्ट करायला पाहिजे। म्हणजे सर्व लोकांना, सामाजिक घटकांना जे आहे इन्क्लूड करून, समावेश करून जे आहे डेव्हलपमेंट करायला पाहिजे। बाकी मून वॉर्निंग देऊन गेले गुजरातमध्ये। ही सेकंड तुम्हाला रिपोर्ट सांगतो। NSSOचा स्टॅटिस्टिक्स असो किंवा ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स प्लॅनिंग कमिशनचं स्टॅटिस्टिक्स असो, एवढे सारे स्टडीज आहे ज्या ह्या देशामध्ये प्रूव्ह करतात। अमर्त्य सेनने पुस्तक लिहिलं, इंडिया अनसर्टेन ग्लोरी, इंडिया अँड इट्स कॉन्ट्रडिक्शन्स। अमर्त्य सेन, जीन ड्रीजने दोघांनी मिळून पुस्तक लिहिलं। जीन ड्रीजला अमर्त्य सेनने रिप्लाय सुद्धा दिला की तुम्ही जे प्रॉब्लेम सांगितलं ते करेक्ट आहे, पण सोल्युशन तुमचं करेक्ट नाही। त्यांनी सुद्धा प्रूव्ह केलं की जातीच्या आधारावर सामाजिक आर्थिक विषमता आहे। म्हणजे भारतामध्ये एनालिसिस ऑफ कास्ट करण्यासाठी जी ही विषमता आहे जातीच्या आधारावर सामाजिक आणि आर्थिक, त्याला नाहीसं करावं लागेल। त्याच्यासाठी विशेष पॉलिसीज ऑफ आंबेडकरिझम इम्प्लिमेंट करणं गरजेचं आहे। दुसरी गोष्ट लक्षात घ्या। आणि तिसरा आहे गुणभेदा डिस्ट्रक्शन। गुणभेद डिस्ट्रक्शन म्हणजे आपल्यामध्ये आणि एखाद्या ब्राह्मणामध्ये जोशी कुलकर्णी असेल किंवा आणखीन कोणी बलिया असेल, ते लोक काही मुळात इंटेलिजेंट नाही। आई डोंट थिंक दैट दे आर वेरी इंटेलिजेंट। मैं तो उनको इंटेलिजेंट नहीं मानता भैया, आप पता नहीं मानते हो या नहीं मानते हो, लेकिन मैं कहता हूं कि ब्राह्मणों से बड़ा कोई मूर्ख नहीं है दुनिया के अंदर में। आणि हे जे मी बोलतोय त्याचे मी उदाहरण सांगतो। 700च्या वर नोबेल प्राइज मिळाले आतापर्यंत। किती मिळाले ब्राह्मणांना? किती मिळाले? एकाला मिळालं, तो गेला साऊथ इंडियाच्या केमिस्ट्रीमध्ये, तो पण US मध्ये रिसर्च केला तेव्हा झाला। 700 नोबेल में आता त्याला मिळालं चाइल्ड लेबर मध्ये, त्या सत्यार्थीला काय दिलं त्या मला बरोबर ते जाऊ द्या, पण इंटेलिजन्स विश्वामध्ये काय क्रिएट करण्यासाठी ब्राह्मणांना एक पण नोबेल मिळालं नाही। भारताच्या 200 युनिव्हर्सिटीजमध्ये जे लोक म्हणतात कि रिजर्वेशन आएगा तो मेरिट जाएगा, हम लोगों को मैनेज करने दो, दुनिया की 200 यूनिवर्सिटी में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं। क्या प्रूव करता है? भारत के अंदर अभी ये मेक इन इंडिया कह रहे हैं, पता नहीं क्या मेक इन इंडिया कह रहे हैं। मैं उनको कह रहा हूं कि पहले लर्न इन इंडिया का, अगर लर्न इन इंडिया होगा तो मेक इन इंडिया होगा। भारत में एजुकेशन जो होगा, हायर एजुकेशन सबको मिलेगा, तब जाके ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, ह्यूमन कैपिटल निर्माण होगा, तब लर्निंग मेक इन इंडिया सक्सेस होगा आपका। तर भारतामध्ये हे जी विषमता आहे सामाजिक आर्थिक जातीच्या आधारावर, याला नाहीसं करावं लागेल। आणि गुणभेद जे तफावत आहे आपल्या, म्हणजे मी वाईट वाटून घेऊ नका, मी जनरली सांगतो, पण आपले लोक, एक मी थोडेसे मॉडल सांगतो। मैं बघितलं, आमचे मुलं आहेत, विद्यार्थी आहेत, वो पढ़ाई करते, सर्विस में जाते, बहुत अच्छी बात है, सर्विस में जाते, कोई बिजनेस में जाते, बहुत अच्छी बात है।
पण मी हे बघितलेलं आहे, ॲव्हरेज बघितलेलं आहे, 90%, 95%, 5-10% अपवाद वगळता जेव्हा आपण सर्व्हिसेसमध्ये जातो, पहिला काम आपण करतो अभ्यास बंद करतो. पहिला काम काय करतो आपण? अभ्यास बंद करतो. आणि त्याच्यानंतर पहिल्या सॅलरीमध्ये काय करतो आपण? पहिल्या सॅलरीमध्ये आपण पार्टी करतो. ती पार्टी कोणती? सुराने, कळलं ना? पंचशील समजवलं ऊपरे सरांनी तुम्हाला, सुरा में. पर ऐसा सर, अच्छा उससे भी ज्यादा हमारे गांव में, बस्तियों में ये लगाएगा ठर्रा, और कहाँ पड़ा रहेगा? तुम्हाला रिस्पेक्ट करणार काय? नाही. तर गुण म्हणजे क्वालिटीज मध्ये तुम्हाला तुमचा शील सर्वात महत्वपूर्ण आहे. तुमचा शील, तुमचं पंचशील जे आहे ते पंचशील परफेक्ट असणं, प्रॅक्टिस करणं गरजेचं आहे. जोपर्यंत तुम्ही शील पालन करणार नाही तोपर्यंत तुमचा कॅरेक्टर बिल्डिंग होणार नाही. जोपर्यंत तुमचा कॅरेक्टर बिल्डिंग होणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला रिस्पेक्ट भेटणार नाही. कारण कास्ट सिस्टम मध्ये तुमची जी आयडेंटिटी आहे ती फार वाईट करून ठेवलेली आहे. पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, इंटेलिजन्स, मॉरॅलिटी आणि इंटेलिजन्स. आम्ही ज्या युगामध्ये राहून राहिलेलो आहे, मैं लास्ट टाइम भी कहा कि ये युग में शिवाजी महाराज के तलवार से क्रांति नहीं आई, ये युग में बाबा साहब अम्बेडकर के कलम से क्रांति आने वाली है. शिवाजी महाराज के तलवार से क्रांति नहीं आ सकती, बाबा साहब अम्बेडकर के कलम से क्रांति आएगी. और बाबा साहब अम्बेडकर की कलम को अगर समझना है, अगर बाबा साहब अम्बेडकर के पावर को समझना है, तो एक ही बात से पावर से समझ लो कि दुनिया में बाबा साहब अम्बेडकर से बड़ा इंटेलेक्चुअल अभी तक जो है वो पैदा नहीं हुआ. ये उनकी सबसे बड़ी ताकत. म्हणजे बाबासाहेबांची मॉरॅलिटी खूपच हाय होती. त्यांना लोक बोधिसत्व म्हणतात. मी बाबासाहेब आंबेडकरांना मॉडर्न बुद्ध म्हटलेला आहे. पीपल मे डिफर विथ मी, पण जो दुःख निवारणाचा मार्ग सांगू शकतो आणि तसा जीवन जगतो तो बुद्ध होतो. आणि आजच्या काळामध्ये जे विश्वातील प्रॉब्लेम्स आहेत त्याचा निराकरण, त्या दुःखाचं निराकरण कसं व्हायला पाहिजे हे बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलेलं आहे. म्हणून मी त्यांना मॉडर्न बुद्ध म्हटलेलं आहे. एक महत्वपूर्ण गोष्ट आहे. तर मॉरॅलिटी आणि इंटेलिजन्स आपल्यामध्ये शील असेल खूप आवश्यक आहे. शील इज द फाउंडेशन, कैरेक्टर इज द फाउंडेशन, पर कैरेक्टर के साथ साथ इंटेलिजेंस की जरूरत है. और इंटेलिजेंस के साथ अगर प्रज्ञा आ गई तो बहुत बढ़िया बात है. तो इसलिए एज्युकेटेड क्लास, आता आम्ही फक्त एज्युकेटेड क्लास आहोत, पण फक्त एज्युकेटेड क्लास होऊन बनणार नाही, इंटेलेक्चुअल क्लास बनना पड़ेगा. कौन सा क्लास बनना पड़ेगा? इंटेलेक्चुअल क्लास बनना पड़ेगा, यानी बुद्धिजीवी वर्ग बनना पड़ेगा. और बुद्धिजीवी वर्ग से आगे जाके प्रबुद्ध वर्ग बनना पड़ेगा. ये काम हमको करना होगा, तब हमारे गुणों के अंदर में डिफरेंस आएगा. और जब ऐसे लोग बहुजन समाज के हो जाएंगे, मैं आपको दावे से कहता हूँ मोदी और जेटली जैसे जो लोग हैं इस देश से भाग जाएंगे, क्योंकि लोगों को ये समझ जाएगा कि ये वो सही लोग हैं जिनके अंदर टैलेंट है और ये इस देश को चला सकते हैं. ये काम हमको निर्माण करना पड़ेगा. इस बात को आप ध्यान में रखें. तर 3 गोष्टी मी तुम्हाला सांगितल्या. कोणत्या 3 गोष्टी? एक, नोशनल चेंज म्हणजे बुद्धिझम घेणे. दुसरा, स्ट्रक्चरल चेंज म्हणजे पॉलिसी ऑफ आंबेडकरिझमला लागू करणे. तिसरा, गुणभेदा डिस्ट्रक्शन म्हणजे व्यक्ती निर्माणाची प्रक्रिया, व्यक्तीला मॉरल बनवण्याची प्रक्रिया, इंटेलिजंट बनवण्याची प्रक्रिया, प्रज्ञामय बनवण्याची प्रक्रिया. ही 3 गोष्टींवर आपल्याला काम करावं लागेल. ते कसं करायचं मी नंतर सांगतो. सेकंड गोल आहे आंबेडकरिझमचा, एनालिशन ऑफ कास्ट and creation of a ideal society based on equality, liberty, fraternity, or to what Baba Saheb Ambedkar said, social democracy. Third, तीसरी गोष्ट, भारतामध्ये कास्ट इकॉनॉमी आणि क्लास इकॉनॉमी. कास्ट इकॉनॉमी, लोहार सुतार कुमार काय होते? कास्ट इकॉनॉमी, कि जाति में जिस जाति में पैदा हुए आप वही काम करो, उससे जो आजीविका मिलती है आप करो, उससे आगे आप नहीं कर सकते, आपको अधिकार नहीं है. कास्ट इकॉनॉमी. आता भारतामध्ये कास्ट क्लास म्हणजे त्रैवर्णिक आणि बहुजन हे भारताचा कास्ट क्लास आहे. एकीकडे 15% लोक, एकीकडे 85% लोक. हे कास्ट क्लास सिस्टम जे आहे याच्यामध्ये भारतामध्ये जेव्हा कॅपिटलिझम आला 1991 पासून, ज्याला आपण मनमोहन मॉन्टेक मॉडेल म्हणतो, जेव्हा कॅपिटलिझम भारतामध्ये आलं तर कॅपिटल जेव्हा भारतामध्ये आला, कॅपिटलचा ट्रान्सफॉर्मेशन झाला आणि भारतामध्ये कास्ट कॅपिटलिझमची निर्मिती झाली. कास्ट कॅपिटलिझम, जातीय पूंजीवाद. तर तिसरा जो लक्ष आहे आंबेडकरिझमचा तो आहे
जाती आणि वर्गाची अर्थव्यवस्थाला बदलून आर्थिक लोकतंत्राची प्रस्थापना करणे, इकॉनॉमिक डेमोक्रेसीची प्रस्थापना करणे हा तिसरा लक्ष्य आहे आंबेडकरिझमचा. याच्याकडे आपल्याला लक्ष देणं गरजेचं आहे. चौथं, आपण ऐकलेलंच आहे की शासनकर्ती जमात बनणे, पण मानवतावादासाठी शासनकर्ती जमात बनणे त्याच्यासाठी आपल्याला आंबेडकराईट पॉलिटिक्स कंडक्ट करावं लागणार आहे देशामध्ये आणि पार्लमेंट आणि असेंब्लीमध्ये जावं लागणार आहे. त्याच्या जे डिफिकल्टीज आहेत, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम असो किंवा त्याच्याबरोबर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनचा फ्रॉड असो किंवा पार्टींवर जे लिमिटेशन नाही पैशांचा तो एक प्रॉब्लेम असो, हे सर्व जे किंवा भारतामध्ये MPML वाढवण्याची आवश्यकता आहे. 1,500 मेंबर पार्लमेंट व्हायला पाहिजे पॉप्युलेशनच्या आधारावर, त्या प्रॉब्लेम्स असो, ह्या सगळ्या प्रॉब्लेम्सला भारताचा जो इलेक्टोरल सिस्टम आहे तो भारताचा कॉन्स्टिट्यूशन आम्हाला 1 मॅन 1 वोट देतो, पण 1 वोट 1 व्हॅल्यू नाही देशामध्ये. का? कारण आमचा जो इलेक्टोरल सिस्टम है, चुनावी पद्धत जो है, वो 1 वोट 1 वैल्यू आने नहीं देती, क्योंकि एक वोट जिसको ज्यादा मिला वो जीत के जाता है. अभी 10 लाख वोट मिला, एक को 3 लाख मिला, दूसरे को 2,99,000 मिला, तीसरे को 2.5 लाख मिला, यानी 2.5 लाख लोग चाहते ये आदमी जाना चाहिए, 2,99,000 लोग चाहते ये जाना चाहिए, 3 लाख लोग चाहते ये जाना चाहिए. लेकिन भारत में जिसको 100-200 वोट भी ज्यादा मिलता है वो पार्लियामेंट और असेंबली जाता है. यानी मेजॉरिटी वोट्स को हम अप्रातिनिधिक बनाते हैं. ये हमारी देश की फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है. भारत के अंदर कैंडिडेट्स पर लिमिटेशन है, पर पार्टियों पर लिमिटेशन नहीं है. अब ये चुनाव में ऐसा कहा जाता है कि अकेले बीजेपी ने 10,000 करोड़ खर्चा किया, अकेले बीजेपी ने 10,000 करोड़ से ज्यादा किया. और ऐसा कहते हैं कि गुजरात के 1-2 उद्योगपति है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने अकेले ने एक उद्योगपति ने 4,000 करोड़ दिया, एक उद्योगपति ने. और उसके लिए मोदी गवर्नमेंट जब ओथ लिया, सबसे पहला डिसीजन किया कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को बदल दिया उन्होंने. तो भारत के अंदर पार्टियों के ऊपर मर्यादा नहीं है कि आप कितना खर्चा करोगे, कैंडिडेट पर मर्यादा है, इसके ऊपर मर्यादा लाने की जरूरत है. और स्टेट इलेक्टोरल फंडिंग है, जो भी इलेक्शन में खड़ा होगा बजट से पैसा मिलना चाहिए. अगर बजट से सबको पैसा मिलेगा, मैंने कैलकुलेशन करके दिया कि अभी 40,000 करोड़ लगता है, 20,000 करोड़ से कम जो है वो पैसा लगेगा. ये सारा, इसके ऊपर बहुत बड़ा पिटीशन हमने किया है. आपके जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन को, लॉ मिनिस्ट्री को हमने पिटीशन किया, और अभी वो पिटीशन जो है वो लॉ कमीशन के पास में. लॉ कमीशन API का 20 पॉइंट का पिटीशन है पूरी चुनावी व्यवस्था को बदलने के लिए. वो API पहली पार्टी है जिसने पिटीशन किया. लॉ कमीशन के पास में वो पिटीशन है. और मैं अभी इलेक्शन कमीशन में जो संपत ने आखिरी दिन बोला जाते जाते कि अब पार्टियों पे सीलिंग लगाने का समय आया, वो अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया की वजह से बोला है, क्योंकि उनको हम लोगों ने एक्सपोज कर दिया इस देश में, आपको बता रहा हूँ. लेकिन लॉ कमीशन में है, मैं लॉ कमीशन को भी फंसा के रखा है. कैसे फंसा है ये नहीं बताऊंगा. ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे फंसा है, बाकी सब चीजों पे फंसा है. लेकिन अगर इन्होंने ये चुनावी व्यवस्था को नहीं बदला तो मैं रिट पिटीशन, भारत के चुनावी व्यवस्था को बदलने के लिए सबसे बड़ा रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हम डालने वाले हैं 2-3 साल के अंदर में. ये बात मैं आपको एडवांस में कह रहा हूं. क्यों? क्योंकि जब तक भारत की चुनावी व्यवस्था प्रातिनिधिक नहीं होगी, हमारे OBC के, DT, NT, SC, ST के सही प्रतिनिधि चुनकर नहीं जा सकते. ये बात पूना पैक्ट से जो प्रॉब्लम चालू हुआ वो अभी तक चल रहा है. इसलिए ये एक हमको काम करना पड़ेगा, गवर्निंग क्लास बनना पड़ेगा. लेकिन गवर्निंग क्लास किस लिए? मानवतावाद के लिए. और अगर गवर्निंग क्लास बनना है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उसकी प्राइमरी कंडीशन बोली कि आपको इंटेलेक्चुअल क्लास बनना पड़ेगा. यानी अगर आप इंटेलेक्चुअल क्लास बनते हैं तो ही गवर्निंग क्लास बन सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में जाके मक्खियां नहीं मारी जाती. पार्लियामेंट में अभी के MPs पार्लियामेंट को बंद करते होंगे, लेकिन वो पार्लियामेंट्री स्टैंडर्ड्स नहीं है. पार्लियामेंट में जाके लॉज बनाने पड़ते हैं, पॉलिसीज बनाना पड़ती है. और लॉ और पॉलिसी को अगर बनाना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी देश और दुनिया का नॉलेज चाहिए. इसलिए गवर्निंग क्लास अगर बनना है तो कृपा करून दलित चळवळ किंवा बाकी जे चळवळ आहे त्यांचा मॉडेल घेऊ नका. मी नाव घेणार नाही नेत्यांचे, पर हमको बाबा साहब अम्बेडकर जैसा इंटेलेक्चुअल बनना पड़ेगा. ये बात हमको ध्यान में लेने की जरूरत है. चौथा लक्ष्य अम्बेडकरिज्म का. और 5वां लक्ष्य भारत को बौद्ध बनाना, भारत को प्रबुद्ध भारत बनाना. तो ये 5 लक्ष्य है अम्बेडकरिज्म. वी मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट दिस. बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद 3 काम किए. दुनिया के सबसे बड़े क्रांति के 3 अचीवमेंट बाबा साहब अम्बेडकर के. कौन से? एक,
भारत का संविधान यानी लोकतांत्रिक संवैधानिक भारत की निर्मित। दूसरा, आज की दुनिया और आगे आने वाली दुनिया के लिए, नई दुनिया के लिए नया धर्म बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। भगवान बुद्ध के धर्म को बुद्धानिज धर्म में उन्होंने दिया, दूसरा काम। तीसरा, अम्बेडकरिज्म की वैश्विक विचारधारा, ये बाबा साहब अम्बेडकर के 36 साल के मूवमेंट का जो है वो प्रोडक्ट है। तीन हमारे अचीवमेंट्स है, एक कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा धम्म, तीसरा अम्बेडकरिज्म की आइडियोलॉजी। अब इसके आधार पर हमको देश और दुनिया को बदलना है, इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। हमको दुनिया को रिकन्स्ट्रक्ट करना है, आपल्याला पुनर्रचना करायची आहे विश्वाची, दॅट इज द गोल। म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकरांचा इंटरनॅशनल जो डायमेन्शन आहे आंबेडकरिझमचा तो काय आहे? बाबासाहेब आंबेडकर पहिले मॉरल अँड पॉलिटिकल थिंकर आहेत विश्वाचे, ज्यांनी भारताच्या समोर जाऊन जर विश्वाला सुखी बनवायचं असेल तर विश्वाला सुखी बनवण्यासाठी 2 रेमेडीज बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिल्या। काय? एक की द सोशल, द ऑर्गनायझेशन ऑफ द वर्ल्ड अँड द सोसायटी दे मस्ट बी रिकन्स्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी अँड फ्रॅटर्निटी। म्हणजे जोपर्यंत विश्व त्याची रचना, त्याची व्यवस्था आणि विश्वाच्या समाज जोपर्यंत समता, स्वतंत्रता, बंधुताच्या आधारावर पुनर्रचना होत नाही तोपर्यंत सॅल्वेशन ऑफ वर्ल्ड होणार नाही, म्हणजे जगाची मुक्ती होणार नाही। बाबासाहेबांनी 45 मध्ये कलकत्तामध्ये स्पीच दिलेला आहे, जेव्हा लेबर मेंबर होते ते एक पॉइंट सांगितलं। दुसरं की मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक जगत ज्याला म्हणतो, जॉन रॉल्स तुम्ही नाव ऐकलं असेल, फेमस पॉलिटिकल अँड मॉरल फिलॉसॉफर जॉन रॉल्स, आता 10 वर्षापूर्वी जे आहेत नाहीसे झाले, त्यांची खूप मोठी एक थेरी आहे, थेरी ऑफ जस्टिस। म्हणजे जस्टिसवर जॉन रॉल्सने थेरी लिहिली, पण जॉन रॉल्सच्या 40 वर्षापूर्वी बाबासाहेब आंबेडकर इज द फर्स्ट इंटेलेक्च्युअल ऑफ द वर्ल्ड, जे म्हणाले की वर्ल्डची रचना जर विश्वामध्ये शांती आणायची असेल, आधुनिक जगत जर बनवायचं असेल तर ते न्यायाच्या आधारावर, जस्टिसच्या आधारावर बनवणं हे गरजेचं आहे। ही बात सांगणारे बाबासाहेब आंबेडकर पहिले थिंकर आहेत वर्ल्डचे, आणि त्याच्या समोर जाऊन बाबासाहेब आंबेडकरांनी न्यू वर्ल्डची संकल्पना केली, नवीन जग। कोणता नवीन जग? ज्या जगामध्ये दुःखाचं निवारण होईल आणि ज्या जगामध्ये विश्व जो आहे सुखी होईल, असा जग बनवणं हे धम्माच्या आधारावर होऊ शकतं। आणि तशा धम्माचा इंटरप्रिटेशन बाबासाहेबांनी बुद्धानिज धम्मामध्ये लिहिलं, किंवा बुद्धा अँड द फ्युचर ऑफ हिज रिलिजन, मे 1950चा जो स्पीच आहे त्याच्यामध्ये बाबासाहेबांनी ही मांडणी केलेली आहे। तर प्रबुद्ध भारत आणि प्रबुद्ध भारताच्या समोर जाऊन मॉडर्न वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड म्हणजे प्रबुद्ध विश्व, हे आंबेडकरिझमचा विस्तार आहे। आंबेडकरिझमला बाबासाहेब आंबेडकरांना कृपा करून फक्त दलितांसाठी, फक्त बहुजनांसाठी मर्यादित करू नका। ऑफकोर्स ही इज द मसैया ऑफ बहुजन्स। जर बहुजनांचे कोणती मसैया असतील तर ते गांधी नाही, ते बाबासाहेब आंबेडकरांचे मसैया आहेत। बाबासाहेब आंबेडकरांनी दलितांना, आदिवासींना, ओबीसींना लिबरेट केलं, ही इज द मसैया ऑफ बहुजन्स। बट आंबेडकर, डॉक्टर आंबेडकर अँड आंबेडकरिझम is not limited only to Bahujans or India, it is a universal ideology। तो 3 गोष्टी हैं, संविधान और उसके आधार पे जो भारत निर्माण हुआ वो, दूसरा धम्म, तीसरा अम्बेडकरवाद की वैश्विक विचारधारा, ये 3 बाबा साहब अम्बेडकर के अचीवमेंट है। अब उसके आधार पर हमको ये 5 लक्ष्यों को पूरा करना है, भारत को प्रबुद्ध भारत बनाना है, प्रबुद्ध विश्व की निर्मिती करना है, ये महत्वपूर्ण बात है। म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये मी नेहमीच म्हणतो, आज सुद्धा म्हणतो के भीमा घे पुन्हा जन्म तू या दिनासाठी भीमा। आपल्या महाराष्ट्राचे लोक फार इमोशनल आहे, फार इमोशनल आहे। दुसरं गाणं, भारतीय घटनेचा तू शिल्पकार आहे, खूप इमोशनल। त्याच्यानंतर वामन दादाकडे, भीमा तुझ्या मताचे जर 5 लोक असते। अरे बाबा कितने साल गाओगे? अरे 5 लोग निर्माण तो किया होता ना अभी तक, 5 लोग निर्माण तो किया होता। अगर बाबा साहब के विचार के 5 अम्बेडकर अगर निर्माण हुए होते तो अरे भैया ये परिस्थिति आज देश में निर्माण नहीं की होती। इसलिए जो है केवल भावना के आधार पे इमोशनल मत बनो, थोड़ा बाबा साहब अम्बेडकर जैसे इंटेलेक्चुअल बनो और संघ एम्बस ने जो प्लान बनाया उसके हिसाब से काम करो। और अगर ये काम होता है
तो मैं चैलेंज से कहता हूं कि इस देश में हिंदुत्व डिफीट होगा और हिंदुत्व आंबेडकरिज्म के आधार से जो है वो डिफीट होगा इस देश के अंदर। तर याच्या आधारावर एनलाइटेड इंडिया आणि एनलाइटेड वर्ल्ड बनवायचा। आता याच्यासाठी काय करावं लागेल? प्रॅक्टिकल गोष्टींवर बोलू, कारण मी थोडासा प्रॅक्टिकल मनुष्य आहे। कारण धम्म म्हणजे प्रॅक्टिकलच असतो। धम्म ह्या जगाची फिलॉसॉफी आहे, दुसऱ्या जगाची नाही। आणि मी कधी कधी म्हणतो, जिसको अगले जन्म में मुक्ति चाहिए वो राम और कृष्ण के पास जाए, जिसको अगले जन्म में मुक्ति चाहिए वो राम और कृष्ण के पास जाए, और जिसे इस जन्म में मुक्ति चाहिए वो बुद्ध फुले और बाबा साहब अम्बेडकर के पास जाए। इसलिए बुद्धा इज द धम्मा इज द फिलॉसॉफी ऑफ दिस वर्ल्ड, धम्मा इज द फिलॉसॉफी ऑफ दिस वर्ल्ड, दिस लाईफ। म्हणून मी थोडा प्रॅक्टिकल आहे आणि प्रॅक्टिकल आहे त्याच्यामुळे मी ह्या गोष्टी बोलून राहिलेलो आहे। का? कारण आपल्याला आंबेडकराइट रेव्होल्यूशन आणायचं आहे। आपल्याला फक्त बाबासाहेब आंबेडकरांचा गुणगान करायचं नाही, ते गुणगान करा। मी तुम्हाला गुणगान करण्यासाठी काही बोलत नाही, गुणगान करा, पण कृपा करून हात जोडतो, फक्त गुणगान करू नका। बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी महान क्रांती आणली, विश्वातील सर्वात मोठी महान मानवतावादी क्रांती आणली, त्याच्या आधारावर जो प्रबुद्ध भारत आणि प्रबुद्ध विश्व बनवायचं आहे, तो कार्य करणं गरजेचं आहे। कसं करणार? दोन गोष्टी करायच्या आहेत। काय करायचं आहे? परिवर्तनवादी चळवळ नको, कृपया करून। भारतामध्ये रिफॉर्म म्हणजे रिफॉर्मेटिव्ह मुवमेंट विल बी डिफॉर्मेटिव्ह। संत गुरुवांना सर्वांना रिस्पेक्ट करतो, पण 700 वर्ष सेंट मुवमेंट चाललं, पण त्याच्याने भारतामध्ये क्रांती आली नाही। भारतामध्ये क्रांतीचे दोनच पिरियड आहे, एक आहे बुद्धांचा पिरियड, दूसरा है बाबासाहेब आंबेडकरांचा पिरियड। म्हणून द फर्स्ट थिंग अँड द फॉरमोस्ट थिंग as the movement that we have to do is reject the reform, reject the reform, reject the social work। करा, कुणाला शिकवा, कुणाला तुम्ही सर्व्हिस लावा, हे सर्व करा, चांगले काम आहे, त्याच्यासाठी बोलणार नाही, पण ते तुम्ही आपल्या जीवनाचं लक्ष बनवू नका। जीवनाचं लक्ष असल्या पाहिजे आंबेडकरिझमला यशस्वी करणे। त्याच्यासाठी आंबेडकराइट क्रांतीचे दोन मोठे कार्य करायचे। काय दोन मोठे कार्य करायचे आहेत? एक, भारत को बौद्ध में बनाना, दूसरा आंबेडकराइट गवर्नमेंट बनाना। ध्यान से लो, ये सिर्फ स्लोगन का सब्जेक्ट नहीं, रिकंस्ट्रक्शन का, रेवोल्यूशन का सब्जेक्ट है। क्या करना पड़ेगा? भारत को बौद्ध में बनाना पड़ेगा, दूसरा आंबेडकराइट गवर्नमेंट बनाना पड़ेगा, संविधान को लागू करना पड़ेगा भारत के, और पॉलिसी ऑफ आंबेडकरिज्म जो हमने विशेष नीति बाबा साहब अम्बेडकर की ड्राफ्ट की, डॉक्टर अम्बेडकर प्लान में, इसको लागू करना पड़ेगा। दो काम करना पड़ेगा। अगर ये दो काम हम इस देश में करते हैं तो इंडिया प्रबुद्ध इंडिया बन सकता है। अब इस बात को ध्यान में रखने के लिए 2021 क्या टारगेट्स होने चाहिए हमारे? तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ये कोशिश होनी चाहिए। क्या कोशिश होनी चाहिए? कि जब 2021 का सेंसस हो, देश में जब 2021 का सेंसस हो, तो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन देश में तीसरे नंबर पर दिखना चाहिए। ये हमारा टारगेट होना चाहिए। बुद्धिस्ट पॉपुलेशन तीसरे नंबर पर दिखना चाहिए 2021 में, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। और 2031 का सेंसस ये हमारा सेंसस होगा। 2031 का सेंसस ये हमारा सेंसस होगा। इसलिए मैं कभी कभी उनसे कहा कि आप 4 बच्चे और 10 बच्चे पैदा करने की बात कर रहे हैं। 90 करोड़ हिंदू जो है, सो कॉल्ड हिंदूज, देश में तो कोई हिंदू नहीं, आदिवासी तो हिंदू नहीं थे, दलित हिंदू नहीं, भटके विमुक्त नहीं, और ओबीसी भी नहीं थे, गांव के बाहर रखा, गवर्नमेंट के बाहर रखा, इस देश में कोई हिंदू नहीं। लेकिन सो कॉल्ड सेंसस में आपने फ्रॉड कर लिया, और सेंसस में आप कह रहे आप 90 करोड़ को 4 से मल्टीप्लाई करो, 10 से मल्टीप्लाई करो, आप 900 करोड़ भिखारी लोगों को धरती में पैदा करना चाह रहे। कोई बात नहीं, लेकिन आप 1 बच्चा करो, 2 बच्चा करो, हम सारे बच्चों को, आप बच्चे पैदा करो, हम सबको बुद्धिस्ट बनाने वाले हैं। पहले तो करने नहीं देंगे, पॉलिसी बनाएंगे पॉपुलेशन, लेकिन गलती से हो गया तो उसको मरने नहीं देंगे जंगलों में। तुम्हारे जैसे हम जानवर नहीं है, जंगलों में छोड़ेंगे, पाल पूरे टाइमों में छोड़ेंगे, हम जो है उनको मानव बनाएंगे, उनको बुद्धिस्ट बनाएंगे। तो 2031 का सेंसस हमारा होना चाहिए। और मैं जो बोल रहा हूँ बहुत सीरियस बोल रहा हूँ और बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ
कि संघ एम्बस ने जो भी बनाया प्रबुद्ध भारत संघ, उसका एक ही लक्ष्य है, भारत को बौद्ध में बनाना। और मैंने ये संकल्प लिया है कि मैं अगर जिंदा रहूंगा तो ये देश बुद्धिस्ट होगा। ये संकल्प मैंने लिया है और ये संकल्प जो है पूरा करना है। लेकिन कुछ बातें समझदारी से करना होगा। हम किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। प्रज्ञा से जो है अपने सेल्फ कंसर्न से वो लोग लेंगे। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज एंटी कन्वर्शन लॉ की देश में निर्माण हो सकती है। इसलिए मैं उपरे जी को भी मैंने संदेश भेजा है और मैंने उनसे बड़ी विनम्रता से फिर विनती कर रहा हूँ आपके माध्यम से। उपरे जी को मैं हरदम बोलते आया हूँ और एक बार बहुत जोरदार ताली बजाओ इनके लिए, ठीक है। कारण ही इज द फर्स्ट पर्सन इन महाराष्ट्र ओबीसी मधनं की ज्यांनी फार क्लियर स्टँड घेतलं कि ओबीसी की मुक्ति जो है केवल बुद्ध के धम्म से हो सकती है। और वैसा उन्होंने डिक्लेरेशन किया, कि हम बुद्ध धम्म को लेने वाले हैं। लेकिन मैं उपरे जी को विनती कर रहा हूँ, मैंने जो मैसेज दिया 16 का टारगेट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। वैसे तो हम सब कॉम्प्लिकेशन को फेस कर लेंगे, चिंता मत करो। एक बार उपरे जी ने मुझे अकोला में कहा था कि एम्बस का हमको मॉरल सपोर्ट चाहिए, तो उपरे जी म्हणाले होते की मला एम्बसचा मॉरल सपोर्ट पाहिजे। मी तेव्हा उपरे सरांना बोललो होतो की सर हम मॉरल सपोर्ट नहीं देते, हम मॉरल सपोर्ट नहीं देते, हम टोटल सपोर्ट देते। तो इसलिए जो है आप चिंता मत करो। अगर आपने बुद्धं शरणं गच्छामि का निर्णय कर लिया है, अगर बाबा साहब अम्बेडकर भगवान बुद्ध के रास्ते पर जाने का आपने निर्णय कर लिया है, तो ये महाराष्ट्र के नागवंशियों की भूमि है। ये महाराष्ट्र जो है नागवंशियों का कैपिटल था और एंटी कन्वर्शन लॉ भी बना, तो भी इस महाराष्ट्र के अंदर ओबीसी को बुद्धिज्म लेने से कोई रोक नहीं सकता। ये बात नहीं, ये महाराष्ट्र के अंदर क्या दुनिया के अंदर कोई भी लॉ बनाए या कोई भी आर्मी लाई, तो बुद्धिज्म लेने से कोई रोक नहीं सकता। जरूरत पड़ेगी तो हम लोग जो है वो मानवतावादी क्रांति भी कर सकते हैं। ये कैसा करना हमको मालूम है। लेकिन एक बात है, एक इंग्लिश में सेइंग है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। म्हणजे एक सेइंग है इंग्लिश में कि अगर आपकी कुछ अगर फट गया हो तो पूरा मत फटने दो, एक स्टिच मारो, जल्दी करो। तो मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ओडिशा छत्तीसगढ़ में, वो मैं बता रहा हूँ कि जो हम 5 लाख लोगों का टारगेट ले रहे हैं, अगर एंटी कन्वर्शन लॉ बनता है तो प्रैक्टिकल बहुत डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि एफिडेविट बनाने में बहुत समय लग जाता है। इसलिए मेरी ऐसी विनम्र विनती है आपसे कि अगर लाख लोग भी होते हैं उनको लेके हमको कर लेना चाहिए, फिर 1 लाख को हम 1 करोड़ भी बना सकते हैं। ऐसा प्रैक्टिकल में एक सुझाव विनम्रता से आपको कर रहा हूँ। निर्णय लेना आपके ऊपर में है और इसलिए मैं ये कहूँगा कि 2016 के पहले अगर ये काम 2015 में हो सका तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसा जो है मैं आपको बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ। बाकी आप सोचें, लेकिन आप जो भी निर्णय लेंगे संघ उसके साथ में उस काम को पूरा करेगा। और इस महाराष्ट्र में केवल ओबीसी बुद्धिस्ट ही नहीं होगा, वो बुद्धिस्ट महाराष्ट्र के बुद्धिस्ट जितने भी बुद्धिस्ट होंगे उनके साथ मिलकर हम एक आदर्श समाज इस महाराष्ट्र में बनने वाले हैं। और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की कहीं अगर शुरुआत होगी तो महाराष्ट्रीय समाज से जो है वो शुरुआत होगी। ये बात जो है आज मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ और इसलिए मैं उपरे जी को वेलकम करता हूँ कि वो जो भी निर्णय लेंगे हम उनके साथ में हैं। और आज हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, इस पर सोच समझ के आप उस पर निर्णय लें। तो पहला काम करना पड़ेगा, भारत को बौद्ध में बनाना पड़ेगा। किसी भी हालत में 2021 में तीसरे नंबर पर आना चाहिए। तीसरे नंबर पर आने का मतलब है 5 करोड़ लोगों ने धम्म दीक्षा लेना है। 5 करोड़ लोगों ने लेना है। 5 करोड़ में कौन कितना कितना लाएगा तो लाएगा, इन्होंने आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो समझदारी से आ रहा है। तो ये काम जो है मैं आज इस पर कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन सब ठीक हुआ और सबकी मंगल कामना रहेगी। ये काम भी देश में पूरा हो जाएगा, मैं जानता हूँ, ठीक है। तो ये पहला काम करना पड़ेगा। 31 का सेंसस हमारा होना चाहिए। ये अगर ज्यादा बोलेंगे ना हिंदू राष्ट्र, तो ये 31 तक इनको चिल्लाना बंद हो जाएगा। कोई हिंदू रहेगा तो हिंदू राष्ट्र बनेगा ना, कोई हिंदू रहेगा तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। अगर हिंदू नहीं है तो हिंदू राष्ट्र, वैसे भी हिंदू कोई नहीं देश के अंदर में, ये तो सिंधुस्तान था। ये सिंधुस्तान में हिंदुस्तान कहाँ से आ गया भैया। तो इसलिए जो है 31 का सेंसस हमारा होना चाहिए, ये सेकंड बात है। और इसके साथ अम्बेडकर गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करना होगा। उसके लिए हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा अच्छा बनाना पड़ेगा, MLA MPs को भी जिताना पड़ेगा। और मैं ओपन
जो है सारे लोगों को जो है ओपन संदेश दे रहा हूँ कि जो भी बहुजन समाज के लोग हैं, ये बेस्ट पॉलिसी जो हमने बनाई, इसके आधार पे आप लोग आ सकते हैं। अगर आप इसको एक्सेप्ट करके काम करेंगे तो टिकट आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप अच्छे से फाइट करके आगे जा सकते हैं। ये दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ। सेकेंड बात, अब ये काम करने के लिए अगेन अधिवेशन है, इसलिए प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, और प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, इसको अच्छे से समझ लीजिए। 20,000 ऑर्गेनाइजर बनाने पड़ेंगे, 20,000, और 50 लाख कैडर बनाने पड़ेंगे देश में। क्यों? अच्छे से समझिए, और ये समझना जरूरी है, क्योंकि हमारे पॉपुलेशन 125 करोड़ हो गई है, और हर 10 साल में 10 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ती है। 2040 में भारत की पॉपुलेशन जो है लगभग 150 करोड़ होगी, उसके बाद धीरे धीरे कम होगी, 2040-50 के बाद धीरे धीरे कम होगी। एक, भारत की इतनी बड़ी पॉपुलेशन, दूसरी भारत की ज्योग्राफी 3,500 किलोमीटर, 2,500 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ भुज से लेकर कोहिमा। सेकेंड एस्पेक्ट, इतनी बड़ी कंट्री को, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अगर हमें सही मायने में अगर गाइड करना है, लिबरेट करना है, तो 20,000 ऑर्गेनाइजर और 50 लाख कैडर्स की जरूरत है। ये काम हमको करना पड़ेगा, और देश का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हमको बनाना है, इस बात को ध्यान में रखिए। और इसलिए 20,000 लोगों को मैं ट्रेनिंग दूंगा। अभी तक 750 लोगों को 13 बैचेस में ट्रेनिंग दिया। अभी वर्ल्ड सेंटर ऑफ अम्बेडकरिज्म हम बना रहे हैं, क्योंकि बड़ी दुख की बात है कि 60 साल हो गए, लेकिन बहुजन समाज के पास अपना एक भी ट्रेनिंग सेंटर नहीं। अगर ट्रेनिंग नहीं है तो आप कमिटेड एंड प्रोफिशिएंट अम्बेडकराइट नहीं बना सकते। इसलिए 20,000 लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए हर साल कम से कम 1,500-2,000 लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। उसके लिए उस तरह का सेंटर की जरूरत है, उस तरह का ट्रेनिंग सेंटर, नॉलेज सेंटर की जरूरत है, ओल्ड एज होम की जरूरत है, जो हमारे बुजुर्ग लोगों की बात हुई। तो ये 20,000 ऑर्गेनाइजर और 50 लाख कैडर देश में निर्माण करने पड़ेंगे। आपको इस बात को अच्छे से समझना चाहिए कि आरएसएस इसलिए देश में आपको सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहा है। एक उपरे जी ने एक उसका कारण बताया कि बुद्ध के संघ पद्धति को उन्होंने अडॉप्ट किया, बुद्ध और धम्म को साइड में किया, केवल संघ को अडॉप्ट किया, इसके वजह से वो सक्सेसफुल हो रहे। एक कारण। दूसरा कारण इसलिए कि सबसे बड़ा मैन पावर देश में उनके पास है, सबसे बड़ा मैन पावर उनके पास है। कितने लोग हैं मैं नहीं बोलूंगा, फिर आपको डराता नहीं हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं, भीमा तुझ्या मताचे किती 5 लोग असते, पर अब 5 से काम नहीं चलेगा। वामन दादा ने जब ये कविता लिखी थी तब पॉपुलेशन 50 करोड़ थी, इसलिए 5 से काम नहीं चलेगा। 20,000 ऑर्गेनाइजर बनाना पड़ेगा, उसके लिए उतना बड़ा ट्रेनिंग हमको करना पड़ेगा, सेंटर बनाना पड़ेगा। ये सीरियस काम है। जब हम देश का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे तब जाके सक्सेस मिलेगा। अच्छे से ध्यान में रखिए, एजुकेट, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजुकेट, एजुकेट, ऑर्गेनाइज याला मी सिंप्लिफाई केलेला आहे। विचारधारा, आंदोलन, संगठन, विचारधारा, आंदोलन, संगठन। एजुकेट मीन्स विचारधारा, एजुकेट मीन्स आंदोलन, आणि ऑर्गेनाइज म्हणजे संगठन। विचारधारा से नीति आती है, विचारधारा से नीति आती है, आंदोलन से चेतना आती है, विचारधारा से नीति आती है, आंदोलन से चेतना आती है, और संगठन से शक्ति आती है, और शक्ति से सफलता मिलती है, शक्ति से सफलता मिलती है। तो बाबा साहब अम्बेडकर का एजुकेट, एजुकेट, ऑर्गेनाइज स्लोगन नहीं, ये मुक्ति का मार्ग है। इसीलिए 20,000 ऑर्गेनाइजर, 50 लाख कैडर बनाना पड़ेगा, और ये काम करके भारत को बौद्धमय बनाना पड़ेगा, अम्बेडकराइट गवर्नमेंट बनाना होगा। ये काम हमको बड़े बड़े मेटिकुलसली करना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अम्बेडकरिज्म, धम्म, ये जीने का सब्जेक्ट है, ये केवल बोलने का नहीं, धारण करने का। धारण करिते ते धम्म, यानी ये धारण करने का सब्जेक्ट है, जीने का सब्जेक्ट है, ये केवल थ्योरी का सब्जेक्ट नहीं। तो ऐसे जब अम्बेडकराइट्स लोग, ऐसे बुद्धिस्ट लोग जब तैयार हो जाएंगे तब इंडिया में चल जाएगा। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। मैंने बहुत सारी बातें बोली, वो अभी तक सही हुई है, 1-2 बात गलत भी हो गई है, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, लिख लीजिए। 2017 तक अम्बेडकरिज्म के आधार पर
बहुजन समाज का मूवमेंट ये देश का सबसे बड़ा मूवमेंट होगा और संघ एम्बस ये देश का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा। 2017 तक अम्बेडकरिज्म के आधार पे बहुजन समाज का मूवमेंट ये देश का सबसे बड़ा मूवमेंट होगा, संघ एम्बस ये देश का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा। अब हिंदुत्व का अम्बेडकरिज्म से जो है वो फाइट होगा और मैं आपको चैलेंज से कहता हूं कि अम्बेडकरिज्म के हाथ से हिंदुत्व डिफीट होगा और उसके आगे का प्रबुद्ध भारत और प्रबुद्ध विश्व बनेगा। ये एक बात अब आपने अच्छे से ध्यान में रख लो। दूसरी बात, हमारा मूवमेंट 2017 से आपको सफलता मिलते हुए दिखेगी। मैं सफलता के दो बातें कह रहा हूं, एक कि भारत में कितने लोग बुद्धिस्ट होते हैं, ये मेरे लिए सफलता का क्राइटेरिया है। दूसरा, भारत में हम कितना MLMP या लोकल सेल्फ बॉडी में जीतते हैं, मेरे लिए सफलता का पैरामीटर है। तीसरा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसा बनता है, ये सफलता के लिए मेरा पैरामीटर है। मैं तीन चीजों में गिन रहा हूं, एक कितने लोग बुद्धिस्ट हुए, दूसरा कितने MLMP और लोकल सेल्फ बॉडी में जीते, तीसरा कैसा ऑर्गेनाइजेशन हमारा बना। तीन ही चीजों में गिनना है, बाकी कोई गिनना नहीं है। तो मैं आपसे कह रहा हूं सफल हम होने वाले हैं। 2017 से हमको छोटी छोटी सफलता दिखेगी और मैं आपके लिए कह रहा हूँ सफलता तो ऑलरेडी शुरू हो गई। उसी दिन हो गया जब उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में हमने बुद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया लोगों ने, और अभी एक लेटेस्ट न्यूज है कि जिस छत्तीसगढ़ में हमने बुद्ध धर्म को स्वीकारा, उसी छत्तीसगढ़ में अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के पहले लोकल सेल्फ बॉडी के मेंबर जीते, उसी छत्तीसगढ़ में जीते। यानी ये प्रूव करता है कि धम्म आता है तो राज भी आता है, धम्म आता है तो राज आता है और धम्म जाता है तो राज जाता है। तो छोटी छोटी सफलताएं मिलना स्टार्ट हो गई, लेकिन इससे हमको बहुत खुश नहीं होना है। हमारा जो लक्ष्य है उसको ध्यान में रखना है, प्रबुद्ध भारत और प्रबुद्ध विश्व का निर्माण करना है। और मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ कि ये मूवमेंट सक्सेसफुल होगा और इस मूवमेंट को सक्सेसफुल हम करेंगे। उसके साथ कुछ चीजों पर और आपको ध्यान देना है। किस चीज पर? एक, अभी हम इंटरनेट बहुत बड़ा मीडिया बन रहा है, सोशल मीडिया 4G आने के बाद टेलीविजन का वैल्यू कम हो जाएगा, मोबाइल का वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि मोबाइल में सारी चीजें। तो इसलिए हमने और एक डिसीजन लिया है और उस पर हम काम कर रहे हैं कि इंटरनेट के ऊपर सोशल मीडिया में हम सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे। तो अभी हमने टारगेट लिया कि 2015 में 1 करोड़ लोगों तक हमको डेली अपना सोशल मीडिया से लोगों को अम्बेडकरिज्म सिखाना है, एक्शन सिखाना है। तो इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि एम्बस प्रबुद्ध भारत का फेसबुक और API का फेसबुक, इसमें आप मेंबर बने ताकि वो संख्या उसमें रिफ्लेक्ट हो। ये काम भी हमको करना है। दूसरी जो विंग्स है, प्रबुद्ध भारत संघ है या इसके साथ API है, इसके साथ जो है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड लीगल एडिटिंग है, ये कुछ विंग्स है, इनको बड़े पैमाने पर हमको स्ट्रॉन्ग करना है और देश के 500 जिलों में 20 राज्यों में गांव लेवल तक, वार्ड और ब्लॉक लेवल तक संघ फॉर्मेशन करना है और API का बॉडीज बनाना है। ये काम अगर हम कर सके तो मैं आपको दावे से कहता हूँ कि हम लोग सक्सेसफुल होंगे और आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। और ये काम आप देखेंगे कि सक्सेसफुल हो रहा है। इसलिए जाते जाते इतना ही कहूँगा कि जो लोग अंधेरे हिस्ट्री में गुम होना चाहते हैं वो जहाँ जाना चाहे वो जाए, जो लोग अंधेरे हिस्ट्री में जाना चाहते हैं वो जहां जाना है वो जाए, लेकिन जिनको स्वर्ण अक्षरों में अपना इतिहास लिखाना है वो अम्बेडकराइट बने, अम्बेडकरिज्म के आधार पर जो है एम्बस संघ के ऑर्गेनाइजर्स कैडर बने, तो स्वर्ण अक्षरों में हम अपना इतिहास लिखाते हैं। जब दुनिया की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो उसमें अम्बेडकराइट लोगों का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि यही वो लोग थे कि जिन्होंने केवल अपने समाज की मुक्ति नहीं की, पूरे दुनिया की मुक्ति का रास्ता दिखाया। जब दुनिया की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो ऐसा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ऑलरेडी बाबा साहब को बहुत पढ़ा जा रहा है वर्ल्ड में। ये काम मैं आपको समझता हूँ कि हमको करना जरूरी है। और दूसरा, जाते जाते केवल इतना ही कहूँगा कि 21वीं सदी अम्बेडकरिज्म की होगी, 21वीं सदी अम्बेडकरिज्म की होगी, देश और दुनिया हमारी होगी, देश और दुनिया हमारी होगी। With this message, I would like to end my discourse today of this convention of North Karnataka and Marathwada and